हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में। तो जो नेचर में चार टाइप के फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो पहला जो फोर्स होता है, पहला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो चौथा जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमारा जो मेन जो कंसंट्रेशन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर होगा। और जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे या फिर जब हम लोग न्यूक्लियर इंजीनियरिंग करेंगे, तभी हम लोग ये न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, तभी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेन जो अभी कंसंट्रेशन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर होगा। तो जैसे कि हमें मालूम है, अर्थ के अक्रॉस बनती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ये हमें पता है, अर्थ के अक्रॉस बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये अर्थ के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनती है, तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स समझना है। तो अगर हम लोग देखें, अर्थ के अंदर होता है क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर होता है मेंटल, मेंटल के अंदर होता है आउटर कोर, आउटर कोर के अंदर होता है इनर कोर। तो बेसिकली इनर कोर के अंदर क्या होता है, इनर कोर के अंदर होता है लिक्विड मेटल आयन। और जो लिक्विड मेटल आयन होता है वो फ्लो कर रहा होता है, और वो फ्लो करने के पीछे का जो रीज़न ये होता है कि जो अर्थ होता है वो अपने एक्सिस से रोटेट कर रहा होता है और सन के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहा होता है, जिसके वजह से जो लिक्विड मेटल आयन होता है वो फ्लो कर रहा होता है। और जो लिक्विड मेटल आयन के फ्लो की वजह से बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट होता है, या फिर अगर टेक्निकली मैं बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। और हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड, और वही जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें अर्थ के अक्रॉस दिखती है, या फिर हम लोग कंसिडर करते हैं अर्थ के अक्रॉस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वो मॉल्टेन मेटल के फ्लो की वजह से क्या होता है, क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के अक्रॉस कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि अर्थ के अंदर है मैग्नेट, और ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये है मैग्नेट का साउथ पोल। और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही है और साउथ पोल पर आके एंड हो रही है। तो कुछ इस तरीके से अर्थ के अक्रॉस बनती है मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो हमने मैग्नेटिज्म में डिस्कस किया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट होता है मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्रिएट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो जो फोर्सेज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तब तक के मैंने क्या डिस्कस किया, लिक्विड मेटल के आयन के फ्लो के वजह से या फिर लिक्विड मेटल के फ्लो के वजह से क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है मैग्नेटिक फोर्स। और वो दोनों फोर्सेस को कंसिडर करते हुए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो कि नेचर का फंडामेंटल फोर्स है, इसको समझने के लिए हमें चीज़ों को कंसिडर करना होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। जब हम लोग चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंसिडर करते हैं, तो हम लोग आके रुकते हैं एटम पर। तो हमें मालूम है जो हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो मॉलिक्यूल से बना होता है, मॉलिक्यूल बना होता है एटम से, और जो एटम है वो बने होते हैं चार्जेस से। तो सबसे पहले चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चार्जेस के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है, मगर अभी हम लोग इन शॉर्ट चार्जेस के बारे में समझते हैं चार्जेस क्या होता है। तो मैंने जैसे कि बोला, ये जो अर्थ है, अर्थ के इनर कोर के अंदर होता है लिक्विड मेटल आयन, और वो जो लिक्विड मेटल आयन होता है वो फ्लो कर रहा होता है, जिसके वजह से क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम लोग बोलते हैं वो लिक्विड मेटल आयन के फ्लो के वजह से क्रिएट होता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को समझने के लिए हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं, और वो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम लोग कुछ नहीं, चार्ज बोलते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और वो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ हमने असाइन करते हैं दो कन्वेंशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव होता है, जैसे कि मैं बोला इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के पार्टिकल होते हैं, और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन के अंदर होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, जिनको हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो है नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन है वो है पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं डिटेल में बोलूँ तो जो एटम का जो पार्टिकल होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रोटॉन के अंदर रिसाइड कर रहा होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के अंदर रिसाइड कर रहा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है डायरेक्टली हम लोग इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं। तो अगर कहीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर रिसाइड कर रहे हो तो दोनों के बीच में फोर्स एक्ट करता है, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। जैसे कि हमें मालूम है मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल अगर कहीं रिसाइड कर रहे हो या फिर एग्जिस्ट कर रहे हो तो दोनों के बीच में फोर्स एक्ट करता है, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक रिपल्शन फोर्स। सिमिलरली नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहीं रिसाइड कर रहे हो तो दोनों के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। अगर कहीं दो प्रोटॉन या फिर अगर दो पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं एग्जिस्ट कर रहे हो तो दोनों के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा होता है, और वो जो फोर्स होता है वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर कहीं एग्जिस्ट कर रहे हो तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, और वो अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर कहीं रिसाइड कर रहे हो दो तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर सिमिलरली कोई रिसाइड कर रहे हो तो दोनों के बीच में एक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। तो ये था बेसिक चार्जेस के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एटम के बारे में। एटम का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमें मालूम है हमारे फेस का स्ट्रक्चर होता है। फेस पे हमारे दो ईयर होता है, दो आइज़ होती है, वन नोज़ होता है। तो सिमिलरली जो एटम होता है एटम का भी स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग एटम के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर है एटम के उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एटम हम लोग काय के लिए कंसीडर करते हैं, चीज़ों को समझने के लिए, या फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं एटम। तो अगर हम लोग देखें जो एटम होता है, एटम के अंदर सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक सेंटर, जिसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और वो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन क्या है, हम लोग न्यूट्रॉन भी कंसीडर करते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन होता है वो एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके अंदर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और वो जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूट्रल। तो हम लोग ये न्यूट्रॉन को क्यों कंसीडर करते हैं, तो जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो तभी हमें न्यूट्रॉन का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। तो अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट को सिंपल रखना और एटम के बारे में हमें समझना है। तो ये हमने कंसीडर किया एटम, और ये है एटम का न्यूक्लियस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक सेंटर। ये एटॉमिक सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूट्रल, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और जो प्रोटॉन होता है उसमें होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये एटम के अक्रॉस होती है वैलेंस शेल, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो सर्कल है वो है वैलेंस शेल, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें अटैच होते हैं इलेक्ट्रॉन, और हमें मालूम है जो इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल होता है जिसके अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल में फिक्स्ड होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में फिक्स्ड है, ये या तो टाइटली फिक्स्ड हो सकते हैं या फिर लूजली फिक्स्ड हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम लोग कौन सा मटेरियल ले रहे हैं। तो अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कंडक्टर, तो जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जरा सी भी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर एक्ट करता है या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिसाइड करती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये एटम आ जाता है, तो ये जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस शेल को लूज़ कर देते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वैलेंस शेल होता है, ये वैलेंस शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब ये जो न्यूक्लियस है या फिर ये जो एटॉमिक सेंटर है, ये एटॉमिक सेंटर में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रिसाइड करेंगे, जिसके वजह से जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर कोई एटम में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और प्रोटॉन्स कम होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है जो एटम होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज एटम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन। सिमिलरली अगर कोई एटम है जिसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो जो एटम होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज एटम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन। अगर हम लोग कोई भी मटेरियल कंसीडर करें या फिर कोई भी सब्सटेंस कंसीडर करें, तो सब्सटेंस के जो एटम होते हैं वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है, जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट या फिर वो जो सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज कर रहा होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन कैसा एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर दो से ज़्यादा प्रोटॉन है, तो ये जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में कैसा रिसाइड कर रहे हैं। हमें मालूम है दो प्रोटॉन अगर कहीं रिसाइड कर रहे हो तो दोनों के बीच में फोर्स एक्ट करता है, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स।
मगर यहाँ पर ये एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कैसा रिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इतना कम होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो ज़ीरो हो जाता है और दो प्रोटॉन्स के बीच में एक्ट करने लगता है न्यूक्लियर फोर्स। और जब हम लोग दो प्रोटॉन को सेपरेट करते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में या फिर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में। तो यही रीज़न होता है एटम का जो न्यूक्लियस होता है, एटम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन रिसाइड कर रहे होते हैं और दो प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इतना कम होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो ज़ीरो हो जाता है और न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लगता है प्रोटॉन्स के बीच में। तो ये होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर एटम का। और जब भी हम लोग कोई भी सब्सटेंस कंसीडर करते हैं या फिर कोई भी बॉडी हम लोग कंसीडर करेंगे तो बॉडी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब वो जो बॉडी के जो एटम होते हैं वो एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से वो जो बॉडी होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के वैलेंस शेल में रिसाइड करते हैं। तो ये था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एटम का।